Hello students, welcome you on ZVM YouTube channel. Today I will teach you characteristics of demand, relationship between demand and income, and the changes in demand and the quantity of demand. मांग के निर्धारक तत्व। किसी वस्तु की मांग क्यों होती है? क्योंकि किसी वस्तु की मांग उसमें निहित गुणों एवं तत्वों के कारण होती है। मांग में स्वयं ही वस्तुओं की कीमत निहित होती है। यह मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। संबंधित वस्तुओं जैसे प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकें, जैसे चाय एवं कॉफ़ी, तथा पूरक वस्तुओं से तात्पर्य कार एवं पेट्रोल जो एक दूसरे के अभाव में चल नहीं सकती। ऐसी स्थितियों में संबंधित वस्तुओं की कीमतें मांग को प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता की पसंद तथा रुचि। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की पसंद तथा उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। अगर उपभोक्ता को ऐसी वस्तुएं पसंद हैं और उसका इंटरेस्ट उस वस्तु को खरीदने में है तो वह उस वस्तु की मांग करता है। अगर वस्तुओं में निहित गुण है तो उपभोक्ता उसे अपनी पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसे क्रय करेगा। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। जब उपभोक्ता को ये मालूम पड़ता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसलिए किसी वस्तु की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु में कितने तत्व सम्मिलित हैं। इसलिए वस्तुओं की स्वयं की कीमत उसमें निहित होती है। उपभोक्ता की आय, चाहे वो संबंधित वस्तुओं, प्रतिस्थापित वस्तुएं हों या पूरक वस्तुएं हों, उनकी कीमतों पर डिपेंड करता है। उपभोक्ता की पसंद तथा रुचि के अनुसार मांग के निर्धारक तत्व सम्मिलित होते हैं तथा भविष्य में जब उस वस्तु की कीमत बढ़ने की प्रत्याशाएं होती हैं तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसे हम गणितीय रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। DN = F × PN P1 P2 P3 इन्फिनिट Pn-1 YTE। इससे तात्पर्य यह है कि n वस्तुओं की डिमांड, n वस्तुओं की कीमत अर्थात P1 P2 P3 Pn-1 अर्थात वस्तु की अंतिम कीमतों का एक फलन है। Y उस वस्तु की उपभोक्ता के लिए आय है। T टेक्निक को बतलाता है, उपभोक्ता की स्थिति टेक्निक के बारे में बतलाता है, कीमत स्तर के बारे में बतलाता है। A उपभोक्ता को भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशाओं के बारे में बतलाता है। कीमत व मांग में संबंध। कीमत व मांग के संबंध को निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होती है तथा कीमत के कम होने पर मांग में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा व उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है।
इसे हम पूरक वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इसे हम पूरक वस्तुओं के रूप में कह सकते हैं। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि डी कर्व ऋणात्मक ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए टी, चाय की मांगी गई मात्रा को दिखाया गया है तथा ओ वाई अक्ष पर शक्कर की कीमत को दिखाया गया है। ओ वाई अक्ष पर जब कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो चाय की मांग ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो जाती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होती है। ठीक इसके विपरीत यदि शक्कर की कीमत ओ पी वन है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड टी ओ क्यू वन है। जब शुगर अर्थात शक्कर की कीमत घटकर ओ पी वन से ओ पी हो जाती है तो चाय की मांग ओ क्यू वन से बढ़कर ओ क्यू हो जाती है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्थानापन्न वस्तुओं के बीच में चाय कीमत व मांग के बीच एक धनात्मक संबंध होता है। जैसा कि रेखा चित्र में प्रदर्शित है कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। चाय की डिमांड और कॉफ़ी की कीमत के बीच एक धनात्मक संबंध को डी कर्व द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर अर्थात ओपी से बढ़कर जब ओपी वन हो जाती है तो चाय की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे डी कर्व बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ धनात्मक होता है। मांग व आय का संबंध, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि किसी भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है तथा आय में कमी होने पर मांग में भी कमी हो जाती है। ऐसी वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं। उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है, जिससे डिमांड कर्व मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय के बढ़ने के साथ कुछ समय तक तो बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद आय के बढ़ने के बाद भी मांग घट जाती है। क्यों? कि उपभोक्ता की पसंद तथा अधिमान उस वस्तु के प्रति कम हो जाती है। ऐसी घटिया वस्तुएं होती हैं जैसे अनाज, ज्वार, बाजरा व मक्का की मांग को इस रूप में देखा जा सकता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से कुछ ऐसी विलासिता की वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग में वृद्धि होगी, जिससे डी कर्व धनात्मक स्थिति में होगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता होगा। लेकिन जब घटिया वस्तुएं होती हैं
तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ ही साथ उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसकी मांग घटती है, जिससे डीडी कर्व धनात्मक नहीं होगा बल्कि वह ऋणात्मक ढाल की स्थिति में होगा। नंबर 4, मांग का उपभोक्ता की पसंद से संबंध। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि अधिमान पर निर्भर करता है। जैसे नए आविष्कार, विज्ञापन आदि से प्रभावित होकर के उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के लिए डीडी कर्व बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। एक उपभोक्ता की आय उसकी मांग में धनात्मक संबंध होगा तथा उपभोक्ता की पसंद और रुचि के अनुसार उसकी आय बढ़े अथवा घटे, फिर भी वह उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। नंबर 5, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। जब उपभोक्ता को ऐसे लगता है कि भविष्य में वस्तुओं के स्टॉक में कमी होगी, तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि कीमत कम होने की संभावना है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग अर्थात उपभोग घट जाता है। इसका कारण ये है कि उपभोक्ता को भविष्य में किसी भी वस्तु के कीमत के कम होने की संभावना बनी रहती है तथा उसे लगता है कि भविष्य में वस्तुओं के स्टॉक में कमी होगी, तो वर्तमान में उस वस्तु की उपभोग को घटाता बढ़ाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि बाजार की मांग को प्रभावित करते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, जनसंख्या का आकार एवं संरचना। अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक होगी तो एफएमसीजी वस्तुओं की मांग अधिक होगी। हम जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या यदि अधिक है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वस्तुओं के प्रति उसकी मांग अधिक होगी। लेकिन यदि जनसंख्या युवाओं की है, यदि अधिक से अधिक जनसंख्या में युवा वर्ग है, तो एलएसपी की मांग अधिक होगी। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट जैसे मोबाइल आदि की मांग में वृद्धि हो जाती है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय का वितरण। हम जानते हैं कि किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का वितरण समान नहीं है बल्कि असमान है, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं की मांग वही लोग करेंगे जो धनवान होंगे, जिनकी आय अधिक होगी। और यदि राष्ट्रीय आय का वितरण समान है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक होगी, क्योंकि सभी वर्ग के लोग मीडियम फैमिली, लोअर फैमिली सभी जो है आवश्यक वस्तुओं की मांग करेंगे, क्योंकि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण यदि समान है तो ऐसी स्थिति में मांग जनसंख्या के आकार एवं राष्ट्रीय आय के वितरण से प्रभावित होती है। में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अर्थात कीमत में कमी या वृद्धि होने से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को जब एक ही मांग वक्र पर दिखाया जाता है तो उसे हम मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसके मांग में भी परिवर्तन होता है। उसकी रुचि तथा पसंद में परिवर्तन होने से अर्थात उसकी मांग में वृद्धि हो जाने से वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, वृद्धि या कमी होने के कारण वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तुओं की मांग घट जाती है अथवा बढ़ जाती है।
ऐसी स्थिति में इसके दो कारण हैं, विस्तार तथा संकुचन। विस्तार से तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। ठीक इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है कि रेखाचित्र ए तथा रेखाचित्र बी में विस्तार तथा संकुचन को दिखाया गया है। रेखाचित्र ए के माध्यम से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर अनार की मांग तथा ओ वाई अक्ष पर उसकी कीमत को दिखाया गया है, जिसमें उपभोक्ता जब कीमत में कमी होती है 100 रुपये है तो उस वस्तु की मांग 250 ग्राम होती है। लेकिन जब अनार की कीमत घट करके 75 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। एक उपभोक्ता 250 ग्राम के बजाय 750 ग्राम क्रय करता है। जब उसकी कीमत घट करके 100 रुपये से घटकर 50 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ करके 250 ग्राम से बढ़ करके 750 ग्राम हो जाती है। ऐसी स्थिति को हम मांग की मात्रा में विस्तार के नाम से जानते हैं, जिसमें डीडी कर्व अर्थात बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ पलायन होना, डीडी कर्व का बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिरना मांग की मात्रा में विस्तार कहलाता है। बी पॉइंट संकुचन। संकुचन की स्थिति में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है जबकि मांग में कमी होती है। जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो मांगी जाने वाली अनार की मात्रा 750 ग्राम है। लेकिन जब वस्तुओं की कीमत बढ़कर 50 रुपये से 100 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांग 750 ग्राम से घट करके 250 ग्राम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में डीडी कर्व बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है, अर्थात डीडी कर्व जस्ट उसके विपरीत होती है। उसका एरो जो है दाएं से बाएं की तरफ होता है। तो ये स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, उसकी पसंद तथा रुचि में परिवर्तन होने पर वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत में कमी से मांग की मात्रा में वृद्धि होगी तथा कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में कमी होगी, जिसे हम विस्तार तथा संकुचन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। विस्तार की स्थिति में एरो डीडी कर्व बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है तथा संकुचन की स्थिति में डीडी कर्व ए टू बी नीचे की तरफ से दाएं की तरफ से बाएं ऊपर की तरफ होगा, अर्थात मांग में कमी होगी तथा विस्तार के संबंध में मांग में वृद्धि होगी।